गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपनी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कक्षा 8वीं की कार्यपत्रकों का संग्रह करेंगे, वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 18 तक। ये हमारी पहली कार्यपत्रक 10/9/2020 और पाठ है लाख की चूड़ियाँ। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो बदलू है और वो लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं और ये इसी पाठ में से गद्यांश लिया हुआ है। लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? ये हम इस गद्यांश में से लिख सकते हैं। एक हिस्सा तो गद्यांश में से आ जाएगा, बाकी हम अपनी इच्छा से लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ में दूसरा सवाल है, प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। आप कुछ अन्य पदार्थों से के नाम बताने हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती हैं, जैसे हाथी दांत से भी हो गया है ना, इस तरह से हम नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट है, लेखक बदलू को मामा ने कह के काका क्यों बुलाते थे? अनुमान लगाइए। छोटे बच्चे होते हैं, दूसरा जो भी कह रहा होता है, क्योंकि वहाँ के बच्चे तो बदलू को काका कहेंगे, तो छोटे बच्चे उसको कॉपी करने लग जाते हैं, उसकी देखा देखी या उसको वही कहने लग जाते हैं। नेक्स्ट, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते ध्यान से देखा है? उसके बारे में लिखना है। सो ये हमारी पहली कार्यपत्रक। फिर हम अपनी दूसरी कार्यपत्रक पे आ जाते हैं। ये हमारी दूसरी कार्यपत्रक लाख की चूड़ियाँ। ये हमारे लाख की चूड़ियाँ पाठ के में से लिया गया एक अगला गद्यांश है। और सोच कर लिखो, पहला सवाल पूछा गया, सोच कर लिखिए कि आप अपने मित्र या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। वस्तुओं के माध्यम से लेन देन करना। दूसरा, स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहने देखकर बदलू को गुस्सा क्यों आता था? क्योंकि उसका जो एक तरह से उसकी आजीविका ख़त्म हो गई थी कांच की चूड़ियों के आने से। तीसरा, कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था? फिर मुहावरों का प्रयोग हुआ है, लोहे लगना यानी बहुत मेहनत करना गद्यांश में आए। दूसरे मुहावरों को खोज कर लिखना है, अर्थ भी लिखना है। आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या हमारे घर से अलग हो सकती है, तो कैसे हो सकती है वो हम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारी कार्यपत्रक है हमारी कार्यपत्रक 3। ये हमारी कार्यपत्रक 3 लाख की चूड़ियाँ और उसी का एक गद्यांश, अगला गद्यांश। गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था? घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे? जिस तरह से लेखक की होती थी बदलू के घर में जाने से। चूड़ियाँ देना, दूध पिलाना, आम रखना, ये सब आ जाएगा। अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है इससे लाख से, है ना। और एक तो हमने देखा था अपने लाख का घर जो बनाया था महाभारत में पांडवों के लिए, है ना, लाख का पूरा घर बना दिया था जो कि जल्दी आग पकड़ता है। फिर हम आ जाते हैं अपनी कार्यपत्रक 4 पे। कार्यपत्रक 4 लाख की चूड़ियाँ और अगला गद्यांश। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? मशीन युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया? आजीविका खत्म हो गई एक तरह से। मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं? मशीनों से होने वाली हानियाँ लिखो 2 और 2 लाभ लिख लिए हैं, है ना। इजीली हम कर सकते हैं। बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, ये लेखक को कैसे पता चला? किस तरह से वो अपने काम करता रहा और साथ में वो जोड़ा बनाया था, और जब उतना उसको पैसे या कहेंगे उतना उसका मोल नहीं मिलता तो फिर भी नहीं देता है, और फिर भी नहीं देता। साथ में विवाह के दौरान जो उसका व्यवहार होता था कि तो उसमें तो बिल्कुल वो नहीं मानता था, है ना। नेक्स्ट हमारी कार्यपत्रक 5 और ये हमारा अगला पाठ शुरू होता है हमारी बसंत से। बस की यात्रा, जो कि एक हरिशंकर परसाई ने लिखा है और एक व्यंग्य विधा में लिखा हुआ है।
एक बस की यात्रा, बस है, पुरानी है और उसकी यात्रा की जा रही है। क्या क्या उसमें घटनाएं होती हैं वहाँ पर, वो इस पाठ में दर्शाया गया है। लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया, ये सब हम इसमें से आंसर लिखेंगे। और अगला सवाल है, लेखक ने यात्रा के संबंध में लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों पुरानी बस से नहीं जाना चाहिए। बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग्य बातें कही हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखिए, या आप लिख सकते हैं जो भी व्यंग्य बातें हैं। श्रद्धा उमड़ पड़ी है, वयोवृद्ध है, ये सब इसमें आ जाएंगे। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए हैं। गतिविधि है अगला सवाल, अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाकिये लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। कोई भी पुरानी चीज़ को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 6, जिस पर हम बात करने वाले हैं, बस की यात्रा। अगला गद्यांश, ये बस चलती भी है, लेखक और उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा, पुरानी थी ना। आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा। विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लेखक को कैसा लगा। पुरानी बस थी ना, वैसी ही प्रतिक्रिया हुई। और दिए गए शब्दों से वाक्य बनाने हैं। विश्वसनीय, अंतिम, गतिविधि। कोई भी क्या आपने कभी किसी खटारा, बस, रिक्शा, ऑटो और साइकिल की यात्रा की है, अपने अनुभव को साझा करिए, या आपकी किसी बड़ों ने की हो तो वो सब हमें लिखना है। फिर हम आ जाएं अपनी कार्यपत्रक 7 पर, बस की यात्रा। अगला गद्यांश इसी पाठ से, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, ऐसा क्यों लगा, क्योंकि बहुत पुरानी थी, आवाज़ कर रही थी, है ना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से असहयोग किया गया था स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है, ये समझाइए। सो ये हमें देखना है। और नेक्स्ट हमारा सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं, कोई 4 शब्द ढूंढ कर लिखने हैं। फिर अगली गतिविधि है, एकत्रित करनी है जानकारी, चाहे इतिहास की पुस्तकों से या किसी से हमें पूछकर हमें जानकारी लेनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी वर्कशीट नंबर 8, बस की यात्रा। बस अचानक रुक क्यों गई, ये सवाल है इसमें। लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन मान रहा था। लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा। बस की तुलना वृद्धा से की गई है, क्यों। और ये गतिविधि है, एक व्यंग्य है, बस की यात्रा। सीधे रूप में न कह के जब हम घुमा फिरा कर बात कहते हैं और किसी को बुरी भी नहीं लगती हैं तो व्यंग्य विदा होती हैं। और इस पाठ में भी बहुत से वाक्य व्यंग्य के रूप में कहे गए हैं, बस डाकिन है और ये सब। तो इस तरह से हमें पूरे पाठ से इस तरह के सेंटेंस, वाक्य ढूंढ कर लिखने हैं। सो ये हमारी कार्यपत्रक 8, बस की यात्रा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने, और जो भी हमारा ये येलो कलर से किया हुआ है तो इसके मीनिंग नीचे दिए हुए हैं, वो हम इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलिए हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 9 पे, बस की यात्रा। अगला गद्यांश, लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं, किस त्याग की भावना को, ये हम इसमें से पढ़ के देख सकते हैं। लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी। पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा और क्यों लगा। और लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते आप तो आपका अनुभव क्या होता, कल्पना करके सोच के लिखिए। गतिविधि है साथ में, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हो, उस अनुभव को लिखना है। जैसे यहाँ लेखक को जो है डर था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और अब तो वो निश्चिंत हो गए थे। सो ये हमारा कार्यपत्रक 9। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी कार्यपत्रक 10 पे। कार्यपत्रक 10, ये हमारे कार्यपत्रक 10, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ये नया चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है। और आपके अनुसार पत्र, फ़ोन और SMS एक दूसरे से कैसे अलग हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया चैप्टर का नाम है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जो चिट्ठियाँ हुआ करती थी उनकी एक अनूठी दुनिया है।
चिट्ठी में जब हम लिखते हैं, लिखते थे जब लिखा करते हैं, तो कितनी सारी हम अपनी मन की बातें और बहुत कुछ लिख देते हैं। तो ये अनूठी दुनिया होती है अपने आप में। सो पहला सवाल आपके अनुसार, पत्र, फ़ोन और एसएमएस एक दूसरे से कैसे अलग हैं? पत्र वे लिखे जा सकते हैं, फ़ोन पे बातें हो सकती हैं, एसएमएस छोटा होता है। पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अपनी बात पहुंचाने का माध्यम है। नीचे दी गई भाषाओं में पत्र को क्या क्या कहा जाता है? हम पाठ इसमें से गद्यांश में से उठा सकते हैं आंसर। हमारे देश में रोज़ लगभग कितनी चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं? जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है, आपके अनुसार इसमें कितनी चिट्ठियाँ डाक में रोज़ डाली जा रही होंगी? कितनी डाली जाती हैं हम यहाँ से देख लेंगे और आपको अनुमान लगाना है कि अब कितनी डाली जा रही होंगी कोरोना के इस समय में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हज़ारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए? यह भी हम इस गद्यांश में से ढूंढ सकते हैं। गतिविधि है अनूठी का अर्थ निराली या विशेष रूप से सबसे अलग। अब जिस प्रकार चिट्ठियों की दुनिया अनूठी है और उसी प्रकार आपके जीवन में या आसपास क्या क्या अनूठा है, उसे एक पिटारे में सहेज कर दिखाइए। आप एक पिटारे यानी बक्से का चित्र बनाइए और उसमें चिपका कर उस अनूठी बातों को लिख भी सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, चिपका सकते हैं। ठीक है। सो ये हमारी कार्यपत्रक 10। अब हम आ जाते हैं कार्यपत्रक 11, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया है? ये हम गद्यांश में से उठा सकते हैं आंसर। विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब? पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई? सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतज़ार क्यों करते हैं? वो पहुंच से दूर होती हैं सब चीज़ें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हज़ारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते अब क्या हो गए हैं? हमारी गतिविधि, किसी सैनिक को पत्र लिखिए। यदि आपके परिवार, आसपास या रिश्तेदारी में कोई सैनिक है तो आप उनके नाम का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ एक पत्र लिखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं कार्यपत्रक 12 पे, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और लोग क्या संजो कर रखते हैं और क्यों? तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार का धरोहर क्या है और क्यों? दुनिया भर से सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए किस पते से आते थे और क्यों? ये सब हम आंसर अपने इससे गद्यांश से ढूंढ सकते हैं। पत्रों का जादू क्या है? पत्र आत्मीयता लिए हुए होते हैं, हम अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इसमें सीमा लिमिट नहीं होती है। सो ये हमारे जादू हैं और हम अपने इमोशन पहुंचा सकते हैं। कुछ शब्द या शब्दांश अन्य शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। नीचे घेरे में दिए गए शब्दों को कुछ और शब्दों के साथ जोड़कर और उदाहरण समझकर नए शब्द बनाइए। तो हम इनसे नए शब्द, प्रशस्ति पत्र उदाहरण दे दिया है, व्यापारिक, साप्ताहिक, है ना, इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं। सो नेक्स्ट हम आते हैं कार्यपत्रक 13 पर। कार्यपत्रक 13, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है, ये हमें लिखना है। महात्मा और कवि नाम से किनके बीच का पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ? ये पत्राचार कब हुआ था? ये हम इसमें से गद्यांश में से ढूंढ के निकाल सकते हैं। डाकियों को देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता है? ये क्योंकि वो संदेश पहुंचाते हैं, देव के दूत समझे जाते हैं। लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है और कैसे? ये हम लिख सकते हैं इसमें से ढूंढकर। इस पाठ के आधार पर और वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखिए कि चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं। तो ये हम अपने गद्यांश से लिख सकते हैं। सो ये हमारी कार्यपत्रक 13। अब हम आ जाते हैं कार्यपत्रक 14, कबीर की साखियाँ, कबीरदास। और कबीर का जीवन परिचय यहाँ पे, ये इनका जीवन परिचय, कबीरदास ऐसे दिखते थे और ये इनकी साखियाँ हैं। जाति ने पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलट ये वही एक की एक। इतनी अच्छी हैं ये साखियाँ, इतना ईजिली हमें लर्न हो सकती हैं, याद हो सकती हैं। सो एक एक कार्यपत्रक को मैंने वैसे ही वीडियो बना के समझाया हुआ है, अभी तो सिर्फ हम इनका संग्रह कर रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कार्यपत्रक 15 पे,
और साथ में मैंने ये कुछ कबीर की साखियाँ दी हुई हैं। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए मिलाए। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। अति का भला ने बोलना अति की भली ने चुप, अति का भला ने बरसना अति की भली ना धूप। फिर हम आते हैं अपनी कार्यपत्रक 15 पे, कबीर की साखियाँ। नेक्स्ट 2 साखियाँ। माला तो कर मैं फिरे जीवी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिशी फिरे है तो सुमिरन नाही। ये सब हमने अलग अलग जब ये हमारी वर्कशीट आई थी तो हम सॉल्व कर चुके हैं। कबीर घास ने नींद दिए जो पाँव तली हुई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली हुई। ये हमारी दोनों साखियाँ बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजीली याद हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारी कार्यपत्रक 16, कबीर की साखियाँ। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। दया भाव से हम क्या समझते हैं, साखी से हमें क्या सीख मिलती है, कबीर की साखियों में से आपको सबसे अच्छी वाली साखी कौन सी लगी और क्यों लगी। सो ये हमारी कार्यपत्रक 16। फिर हम आते हैं कार्यपत्रक 17 पे, और इसमें पहला सवाल ये व्याकरण की है, व्याकरण की वर्कशीट है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिल्ली वासी इस दीपावली के अवसर पर पटाखे भी नहीं चला सके, प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दिया हमने। बिना पटाखे दिवाली को आपने कैसे मनाया, क्या क्या किया, आपको कैसा लगा, ये हमें इसमें लिखना है। तो ये हम सबके अपने पर्सनल अनुभव हैं। नेक्स्ट, आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस और मित्रों के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार कीजिए। एक योजना बनानी है कि हम किस तरह से पर्यावरण को साफ सुथरा रख सकते हैं। और आज की हमारी आखिरी कार्यपत्रक 18, कबीर की साखियाँ पुनरावृत्ति है ये। तो ये हमारी पुनरावृत्ति है, हम सब इन्हें सीख चुके हैं, पूरा सारी की सारी साखियाँ एक साथ आ गई हैं और इनको लर्न करने में बड़ा मज़ा आता है। लर्न करने के साथ जब हम इसको फिर बोलकर सुनाते हैं या सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये हमारी 1 से लेकर 18 तक की कार्यपत्रक है और आशा करते हैं भविष्य में हमारे बहुत काम आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।